आदाब नाजरीन, माय भारत की उर्दू पेशकश में मैं मेहंदी हसन आप सबका खैर मकदम करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। हर प्लेटफार्म पर आप जनता और जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज़ को बेबाकी से रखती आई हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता और प्रवक्ता सुमैया राणा जी से। सुमैया राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हाल ही में आप लखीमपुर होकर आई हैं। लखीमपुर के में किसानों के साथ जो कुछ हुआ वो वहशीपन था, सत्ता के नशे में चूर होकर किया गया। अगर इसको आपको अपने अल्फाजों में बयान करने को कहा जाए तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मंत्री जी के बेटे ने जो हादसा किया, अंजाम दिया, उस पर एक शेर है मेरे पापा का बहुत मशहूर कि इस मुल्क की बहुत सी कुर्सियां लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। तो जिस तरह गृह राज्य मंत्री केंद्र में बैठे हुए ये बोलते हैं कि मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं, इतना बड़ा झूठ, शायद वो प्रधानमंत्री जी से प्रेरित हैं। झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा एक अपना एक अलग महत्व है उनके लिए, झूठ उनके डिक्शनरी में। उनका बेटा भी वहाँ मौजूद था, किस तरीके से मारा गया किसानों को, वो सब कुछ वीडियो में है और सारे विजुअल्स मौजूद हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि सत्ता के नशे में इतना ज़्यादा चूर हो गए हैं कि इनको न पहले महिलाएं दिखी थी, न दलित की बच्ची दिखती है, और अब ना इनको किसान दिख रहे हैं। कम से कम किसानों के लिए इतनी मुरव्वत इनके लिए होनी चाहिए थी कि हमारे अन्नदाता हैं, ये ज़मीन का सीना चीर के उसमें से अन्न पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं, तपती धूप में तपते हैं, तब जाके हमारे थाली में भोजन आता है। और आप उस ज़रिए को मुँह कुचलने पे लगे हुए हैं और इतनी बेदर्दी से आप मार रहे हैं। अगर ये जो कुछ भी हादसा हुआ था, ये अगर किसी हिस्ट्री शीटर, किसी क्रिमिनल ने किया होता तो समझ में आ रहा था, लेकिन सत्ता में बैठे हुए इतने कद्दावर नेता, गृह राज्य मंत्री, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर उनके बेटे के द्वारा होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले के अंदर जितने भी मंत्री हैं या जितने भी लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हमको ज़ोर ज़बरदस्ती के दम पे लोगों से चीज़ें मनवाना है, उसके लिए किसी के ऊपर लाठी चलवानी पड़े, उनको जेल भेजना पड़े और यहाँ तक कि उनको गाड़ी के नीचे कुचलना पड़े। और ये वहशीपन अगर उन्होंने किसी के साथ किया, वहाँ पर मैं सिर्फ उन किसानों की मौत की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पर जो ड्राइवर मरा, जो उनके लोग मरे, उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के मंत्री जी के बेटे और मंत्री जी के ऊपर होता है, इसका इल्ज़ाम जाता है, क्योंकि ऐसे हालात पैदा किए गए कि वहाँ पे ये सब कुछ करना पड़ा लोगों को। और इससे पहले मंत्री जी का भी एक बयान आया था, अगर आप लोगों को शायद याद हो, इन्होंने जो कुछ कहा था कि इनसे निपटा जाएगा, तो उनके बेटे ने निपट लिया। उसको मालूम था कि मेरे बाप ने मुझको शह दी है, मैं जो कुछ करूँगा, मंत्री हैं, मोदी जी के करीब हैं, प्रधानमंत्री जी के, आराम से छूट के चले आएंगे। लेकिन जनता जनार्दन होती है, ये हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें थोड़ा सा, मंत्री जी भी उनके बेटे भी, और यहाँ पर अदालतें भी हैं और अब इंसाफ होगा। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें भीड़ के द्वारा लीचिंग की जाती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर, कभी गौ हत्या के नाम पर, तो कभी लव जिहाद के नाम पर। तो क्या आपको लगता है कि भारत धीरे धीरे लोकतंत्र के से भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ रहा है? इसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं कि सरकार की ढिलाई, पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई ना होना इसके पीछे बड़ी वजह है? देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऐसा पहली बार हो रहा है देश में, हमेशा बहुत सारे अराजक तत्व हैं जो निकलते हैं, लेकिन जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ देखने को मिल रहा है, जितनी चीज़ें आपने गिनी, मॉब लिंचिंग से लेके और बेटियों के रेप से लेके और सब कुछ, जो ये भीड़ तंत्र वाला जो कल्चर चल निकला है, ये कल्चर इसलिए चल निकला है क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये देश तुम्हारा है, और एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद हम सब अकेले यहाँ राज करेंगे। तो लोगों की मानसिकता, लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा है, और ये लोकतंत्र की हत्या है। सबसे पहले संविधान के जो हमारा संविधान है उसकी हत्या है। कानून के साथ खिलवाड़ ये सरकार सिखा रही है, पुलिस बल का दुरुपयोग ये सरकार सिखा रही है। तो ऐसे माहौल में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये हिटलर शाही, तानाशाही है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल अभी कल की दे दूं। प्रधानमंत्री जी जो मुग़ल आज़म साहब हैं, वो आते हैं लखनऊ के अंदर, तो मुझे नज़रबंद कर दिया जाता है, एक महिला को
जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मैं एक महिला हूँ, मैं क्या कर लूँगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सच का आईना कहीं जाके वहाँ दिखला ना दे ये महिला। मामूली महिला मैं अपने आप को मानती हूँ, इसलिए मुझे नज़रबंद कर दिया गया। और नज़रबंद इसलिए इस तरह किया गया कि मेरी मौसी की डेथ हुई थी, उनकी अंत्येष्टि में भी कल जाने की मुझे इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे थे। ये लोकतंत्र की हत्या है, आपने निजता का हनन किया है। लोकतंत्र की एक परिभाषा दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा कि ये जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। तो क्या आपको अभी लगता है कि ये लोकतंत्र है? क्योंकि ये तो राजतंत्र की पहचान होती है कि जिसमें एक राजा होता है, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। अगर ये लोकतंत्र होता तो आम जनता की पहुंच होती प्रधानमंत्री तक, और आप ये आरोप लगा रही हैं कि मेरी निजता का हनन किया गया, जो एक संवैधानिक अधिकार है, जो एक मानव होने के नाते आपका अधिकार है। तो आपको हाउस अरेस्ट किया गया था, नज़रबंद किया गया था, ये किस वजह से किया गया? क्या आपको बताया पुलिस ने कि आपको इस वजह से नज़रबंद किया जा रहा है सरकार की तरफ से? उन्होंने ये रीज़न दिया कि प्रधानमंत्री जी लखनऊ आ रहे हैं, इसलिए ऑर्डर है ऊपर से कि आपको घर में कैद किया जाए। मैंने कहा कि आपके पास कोई लिखित आदेश है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो टाइप हो रहा है, वो चल रहा है। परसों रात से लेके और कल 2 या ढाई बजे तक यहाँ पर सब थे, और कोई मेरे पास लिखित आदेश वो नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा अगर वो लिखित दे देंगे तो। और उसके बाद अमर उजाला की आज की अखबार की आप खबर देख लीजिए कि ये बिके हुए अखबार हैं, तो इसमें ये निकला है कि सुमैया राणा ने इल्ज़ाम लगाया, और इस पर एसीपी साहब ने साफ मना किया कि किसी किस्म की कोई हाउस अरेस्टिंग नहीं हुई थी। पुलिस के कुछ लोग डिपार्टमेंट के उनको ये बताने गए थे कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो आप कोई वहाँ पे ऐसा काम मत करिएगा। तो कब तक वो समझा रहे थे? परसों रात 12 बजे से लेके और कल 2:30 बजे तक मुझे समझा रहे थे बिठा के। तो झूठ, मैंने अभी पहले ही शुरू में बोल दिया कि झूठ इनकी रगों में है, झूठ इनके कल्चर में है। ये सिर्फ झूठ के बल पे आए थे, झूठ बोल के आए थे, और इनका झूठ सामने आ रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये देश की जनता है, 2-4 महीने और ये जितना खिलवाड़ कर सकते हैं जनता के साथ कर लें, 2022 में बहुत तगड़ा जवाब मिलने वाला है इनको जनता के द्वारा। 2019 में एक बिल पास हुआ था, केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया था, सीएए का बिल। इसके खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट हुए। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट शाहीन बाग में हुआ, इसके बाद लखनऊ में भी घंटाघर पे महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट की अगुवाई आपने खुद की थी। उस समय भी सरकार के द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया था कि ये जो सीएए बिल है, इससे किसी को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और आने वाले वक्त ने ये साबित भी किया कि ये वाकई में एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। उस टाइम सरकार ने ये आरोप लगाया था कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं, ये उनके खिलाफ विरोधी दलों की राजनीतिक साजिश है, इसको राजनीतिक फंडिंग मिली हुई है। तो सरकार के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सिमिलर है किसान बिल और सीए। सीए में भी ये हमें समझा रहे थे कि कोई नुकसान नहीं है, किसी का कोई ख़तरा नहीं है किसी को। किसान में भी समझा रहे हैं कि नहीं, आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अब मैं पहले आती हूँ सीए के बिल पे। अगर सीए का बिल इतना ही ज़्यादा आपको समझाना था हम लोगों को, हमें मालूम है कि वो क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हम लोग अनपढ़ नहीं हैं, ना हम लोग तड़ी पार हैं। हमें मालूम है कि सीए का मतलब क्या था। आप चिढ़ा रहे थे, एक टीजिंग आपके अंदर कल्चर है कि आप टीज कर रहे थे किसी को कि इतने इतने ये धर्म के लोग तो आ सकते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन मुसलमान कंट्री का नहीं आएगा कोई, या मुसलमान कंट्री के सताए हुए लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं। इतना आपको दर्द है। ये किसान मर रहे हैं अपने देश में, 500 किलोमीटर की दूरी का दर्द आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप हज़ारों किलोमीटर दूर के लोगों के आपको फिक्र हो रही थी कि वहाँ हिंदू सताया जा रहा है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी ये है कि सीए का अगर आपको समझाना था, तो उस ज़माने में गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आता है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसका क्या मतलब है? कि आप पाकिस्तान को धमकी दे रहे थे? ये आपके देश की महिलाएं थी, आप समझाने आ सकते थे। आप किसी मंच पे चले जाते, आप बात करते कि भाई आप लोग गलत कह रहे हैं। आप उनको भी छोड़ दीजिए। लखनऊ के अंदर घंटाघर से 500 मीटर की दूरी पर एक मंदिर का उद्घाटन करने आते हैं मुख्यमंत्री जी, और एकदम इनकी नाक की सीध में घंटाघर है जहाँ पर महिलाएं बैठी हुई थी। बारिश में कितनी मर चुकी थी और कितनी परेशानियों से वो सफ़र कट रहा था घंटाघर का, लेकिन मुख्यमंत्री जी की अकड़ और मुख्यमंत्री जी का तकब्बुर वो उनको वहाँ तक नहीं लाया, क्योंकि उनको पता है कि उनको एक पर्टिकुलर धर्म की राजनीति करनी है। उनको देश से मतलब नहीं, देश के संविधान से मतलब नहीं, इस सरकार को कानून से मतलब नहीं, उनको मतलब है तो सिर्फ धर्म की राजनीति से मतलब है। तो आप हम पर इल्ज़ाम ये लगाते रहें कि हम सीए का गलत विरोध कर रहे थे, आज भी हम सीए का विरोध कर रहे हैं, हम एनआरसी का भी विरोध करेंगे, जिस हद तक होगा उस हद तक करेंगे। सीए का सिर्फ प्रोटेस्ट हटाने की एक वजह ये थी
कि कोरोना जिस शिद्दत के साथ पैर पसार रहा था, उस शिद्दत से हमें देश की चिंता थी। हम नहीं चाहते थे कि हम कोरोना एनआरसी और सीए और ये सब हक, अपने हकूक़ की बात तो तब करेंगे जब हम ज़िंदा रहेंगे, जब देश ज़िंदा रहेगा। उस देश को ज़िंदा रखने के लिए, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए हमने अपने कदम कुछ पल के लिए वापस लिए हैं। आइंदा की तारीख में अगर ऐसा कोई भी बिल आता है, ये कोई भी कानून लाते हैं, हम वापस उसी तरीके से प्रोटेस्ट और ज़ोरदार तरीके से करेंगे। ऐसा ही एक बिल और आया था जिसमें सरकार की तरफ से ये सफाई दी गई थी कि ये बिल इसलिए लाया गया है क्योंकि मुस्लिम धर्म में महिलाओं का शोषण किया जाता है। 3 तलाक का एक मुद्दा सामने आया था, उस पर सरकार ने 3 तलाक का बिल बनाया था। तो इस पर आप अपने पर्सनली, आप एक खुद महिला हैं, इस पर आपकी ज़ाती राय क्या है कि 3 तलाक पे सरकार ने जो बिल बनाया वो जायज़ है? मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरह बता दूं कि अगर आप डेटा निकाल करके देख लीजिएगा, उस डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा तलाक़ें जो होती हैं वो हिंदू धर्म में होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। जो जिस तादाद में होगा वहाँ पे क्राइम हो या कुछ हो, उसी तादाद में होगा। तो इस तलाक़ के बिल का मतलब ही सिर्फ वही था जो मैंने अभी आपको बताया कि ये टीजिंग कल्चर जो इनका है, चिढ़ाने की नीति है। आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए, आपको इतना दर्द था कि उनके पति उनको 3 तलाक बोल के छोड़ देते हैं, वही महिलाएं तो घंटा घर पे बैठी हुई थी, अपने हक की मांग कर रही थी, मर रही थी। तैयबा मर गई और सलमा मर गई और 2-3 और महिलाएं, इस वक्त मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो सब मर गई। फरीदा मर गई, आपको उनका ख्याल नहीं आया उस वक्त। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मुस्लिम मर्दों ने अपनी महिलाओं को चौराहों चौराहों बिठा दिया। ये भाषा बोलते हैं इतने बड़े संवैधानिक पद पे आते हुए, और 3 तलाक का नाटक करते हैं आप शरीयत से छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि आप संविधान को पढ़िए। जब एक क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर अपने मुकदमे वापस करा के मुख्यमंत्री बनता है, तो इसी तरह का कानून का राज होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा, कोई नेता जब बनेगा, जब कोई नेता बनता है ना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो वो जनता की बात सुनता है। लेकिन जब कोई हिस्ट्री शीटर और क्रिमिनल इस कुर्सी पर आके बैठता है, तो यही हाल करता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि इनको समझ लेना चाहिए, 2022 में जो होगा वो इनका बहुत बुरा असर होने वाला है। ये थी हमारे साथ सुमैया राणा, जो हमको बता रही थी कि भाजपा सरकार लगातार ऐसी नीतियों पर चल रही है जो जन विरोधी और सरकार विरोधी है। लखीमपुर में जो कुछ किसानों के साथ हुआ वो दर्दनाक था, इंसानियत को शर्मसार था, करने वाला था। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही उठता है कि हर बार इस तरीके के मामलों में जांच आयोग गठित होते हैं, इनमें से कुछ की जांचें तो पूरी ही नहीं हो पाती, और अगर कुछ की जांच पूरी हो भी जाती है तो उन रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जांच आयोग की जांच को पूरी करवा पाते हैं। इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर वो दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके क्या नज़ीर बनने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत के लिए, लखनऊ।